बरतानिया की नई सख्त इमिग्रेशन पॉलिसियों की वजह से तरक्की पजीर ममालिक से आने वाले अफराद को मजीद परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। नई इमिग्रेशन पॉलिसी में वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा और फैमिली वीज़ा के हुसूल के लिए शराइत मजीद मुश्किल बना दी गई हैं। आमदनी की हद, अंग्रेजी जुबान की महारत और स्पॉन्सरशिप की शराइत भी इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। इमिग्रेशन के अमल में फ़ीसों में इजाफा और दस्तावेजी ज़रूरियात की पेशीदगी आम अफराद के लिए रुकावट बन रही है। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया में काम करने वाली नामवर फर्म के डायरेक्टर और माहिर कानून बैरिस्टर गुलनवाज खान ने दुनिया न्यूज़ से बातचीत के दौरान किया। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया फोरम के साथ मैं हूँ सीब अरसलान। इस हफ्ते का सबसे हॉट टॉपिक जो है वो बरतानिया में इमिग्रेशन के ऊपर जो नए कवानीन लागू होने जा रहे हैं, जिनको बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने इस हफ्ते पार्लियामेंट में इसको पेश किया और इसके बाद अब डिबेट जो है वो होने जा रही है। लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसको अप्रूव भी कर लिया जाएगा। तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और जितने इमिग्रेंट्स हैं बरतानिया में ख़ास तौर पर, उनके अंदर एक तशवीर की लहर दौड़ गई है और इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन भी इसके रिलेटेड जो है वो फैलाई जा रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज दुनिया न्यूज़ ऑफिस में बैरिस्टर गुलनवाज साहब मौजूद हैं। हम इनकी एक्सपर्टीज़ जो है उनका फ़ायदा उठाते हुए आप तक जितनी वैलिड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बैरिस्टर साहब, आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये वाइट पेपर जिसको हर बंदा जो है वो डिस्कस कर रहा है, जो इससे अफेक्ट हो रहा है वो भी और जो नहीं भी हो रहा वो भी, ये है क्या? इसको हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त ये टॉक ऑफ द टाउन आप कह सकते हैं। वाइट पेपर क्या होता है और ये किस तरह से इसका अगर इम्प्लीमेंट में इसका क्या रोल प्ले होगा। तो ये अराउंड कुछ 70+ पेजेस का ये है। ये बेसिकली एक स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन होती है गवर्नमेंट की कि वो आगे क्या पॉलिसीज़ लेके आना चाह रहे हैं। तो उसका एक बैकग्राउंड और उसकी एक जो इंटेंशन है वो देते हैं। अब इसका पर्पस जो ये होता है कि कंसल्टेशन जो रेलिवेंट डिपार्टमेंट्स हैं या रेलिवेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद ही नॉर्मली ये होता है। लेकिन फर्दर अगर उसमें कोई लेस प्लस करना वो किया जा सके। फर्दर जब पार्लियामेंट के जब तक उसमें ये डिबेट नहीं होगा और जब तक पार्लियामेंट इसको अप्रूव नहीं करेगी ये लॉ नहीं बनेगा। तो ये बेसिकली एक वाइट पेपर आ गया, मीन के एक इंटेंशन आ गई गवर्नमेंट की। और गवर्नमेंट वैसे भी लेबर जो गवर्नमेंट है इस वक्त वो मेजॉरिटी में है। लाइकली है कि जिस तरह से इन्होंने वाइट पेपर ये किया है तो एज़ इट इज़ या थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ ये अप्रूव कर लिया जाएगा। बहरहाल अभी ये लॉ नहीं है, अभी जस्ट इंटेंशन है। अभी डिबेट कल भी इस पर हुई है, आज भी डिबेट हो रही है और फर्दर अब उसके बाद आफ्टर डिबेट once it's finalized, जब इस पे फिर वोटिंग होगी and then if it approved by the parliament then it become law. So if it gets approved by the parliament then it becomes a law and सबको उसको ओबे करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास कोई टाइमलाइन है कि जब इस तरह की का पेपर जो है वो पेश होता है, तो आज अगर डिबेट हो रही है तो लेट्स से ये लॉ बन जाता है तो गवर्नमेंट कभी भी उसको रातों रात तो इम्प्लीमेंट नहीं करती, एक टाइमलाइन दी जाती है कि तो आपकी एक्सपर्टीज़ क्या कहती है कि कितने अरसे बाद एक्सपेक्टेड है कि ये जो वाइट पेपर के ऊपर जितनी तब्दीलियाँ आई हैं इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा? इसमें जी अगर आप हिस्ट्री को देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिसकी फौरी तौर पे इम्प्लीमेंटेशन कर दी जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल जिस वक्त ये स्विचिंग की ऑप्शन थी कि जब स्टूडेंट आते हैं तो उसके बाद वो स्टेट वे स्विच कर लेते हैं परमिट के अंदर, तो और ये इन्होंने जस्ट वेरी लिमिटेड सा टाइम देकर वो चेंज करवा दिया। कुछ दिनों का टाइम दिया था, दिनों का भी नहीं दिया था, 1-2 दिन की बात थी बस। जी। तो बड़ा ड्रामेटिकली ऐसे नहीं होता। नॉर्मली होता ये है कि जब कोई भी आप लॉ इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उसका एक ट्रांजिशनल टाइम देते हैं, उसका एक टाइम देते हैं कि इसके अंदर के बाद इसकी इम्प्लीमेंट होगी। और फिर उसमें चूँकि नंबर ऑफ़ कैटेगरीज़ के ऊपर इसका इम्प्लीमेंट होने जा रहा है तो लाइकली है कि वो इसकी ग्रेजुअली इसकी इम्प्लीमेंट हो, कि हर एक कैटेगरी के ऊपर स्टेट वे हो सकता ना हो, ग्रेजुअली इसकी हो। तो ये वेट एंड सी है। तो अब इसकी आफ्टर इसकी डिबेट और उसकी जब ये लॉ बन जाएगा एक्चुअल डिटेल तो उस वक्त सामने आएंगी। लेकिन वी कैन ज़्यूम इज़ गोना बी पास्ड इन नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़। अब आ जाते हैं इसकी तब्दीलियों के ऊपर। बहुत सारे लोगों ने हमसे भी इवन रब्ता करके पूछने की ये कोशिश की कि ये जो 10 साल वाला रूट के ऊपर चले गए हैं तो इससे इवन जो स्पाउस वीज़ा पे लोग हैं वो भी इफ़ेक्ट होते हैं। तो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके लिहाज से मेरा ख्याल है अभी तक की जो तजवीज़ात पेश की गई हैं उसकी के ऊपर अगर गौर किया जाए तो जो स्पाउस वीज़ा के ऊपर का रूट लोग फॉलो करते हैं वो इससे अफेक्टेड नहीं है। तो कौन कौन से लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं जो पहले 5 साल बाद इंडेफिनिट ले सकते थे और अब उनको 10 साल वाला रूट फॉलो करना पड़ेगा? इसको ना अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 3 कैटेगरी में अगर इसको हम करें तो उसके ऊपर बात कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है ये। वर्क, स्टडी एंड फैमिली लाइफ, 3 बेसिकली टॉपिक हैं। उसके अंदर फिर आगे सब कैटेगरीज हैं। तो इसकी जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं वर्क वाले, जिसको स्किल्ड वर्कर कहते हैं, Tier 2 कहते हैं, वर्क परमिट एक ही चीज़ का नाम है। तो ज़्यादातर वो बेसिकली इससे इफ़ेक्ट होंगे। प्लस वो जो यहाँ पे ऑलरेडी हैं या जो नए आ रहे हैं। तो जो 10 ईयर्स की बात है ये मैं आपको मतलब इस पर क्लियर करना चाह रहा हूँ
कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ओवरऑल, अनलेस के जब ये लॉ बन जाएगा तो ज़्यादा हमारे पास सामने क्लियर पिक्चर होगी, तो इसकी आने वालों के ऊपर इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए, ना कि उनके ऊपर जो ऑलरेडी किसी भी कैटेगरी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे उनका एप्लीकेशन जो इन प्रोग्रेस है या वो ऑलरेडी लीव टू रिमेन के ऊपर है, उसके ऊपर इसकी नहीं होनी चाहिए। सो दिस कैन अप्लाई ऑन द फ्यूचर जो एप्लीकेशन होगी, मोस्ट प्रॉब्ली उन्हीं के ऊपर इसका अप्लाई होगा 10 ईयर्स का। ठीक। अच्छा, तो जो फैमिली लाइफ वाले लोग हैं वो इससे किसी भी फॉर्म में इफेक्ट नहीं हो रहे? हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। वो कैसे हो रहा है, पहले हम ये समझ लें कि 5 या 10 ईयर्स का क्या डिफरेंस है। जब कोई भी स्किल्ड वर्कर यहाँ पे आता है तो वो इस कमिटमेंट के साथ आता है, गवर्नमेंट उसको ये कमिटमेंट देती है कि आप यहाँ पे आएँ और ये स्किल्स जो भी आपकी हैं वो ऑब्वियसली अप्रूव्ड होता है, उसको COS दिया जाता है, फिर वो रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं इंग्लिश की, सारी जो रिक्वायरमेंट के बाद जब यहाँ पहुँचता है तो वो ये कमिटमेंट होती है, श्योरिटी होती है गवर्नमेंट की तरफ से कि जी आफ्टर 5 ईयर्स आप अगर ये सारी कंडीशन जो आपके ऊपर हैं आप पूरी करते हैं, कंप्लाई अभी आप करते हैं, तो आफ्टर 5 ईयर्स आपको ILR इंडेफिनिट लीव टू रिमेन दे दिया जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है जिसकी बेस पे लोग जो है रिलोकेट होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से। अब जो नया जो रजीम होगा उसके मुताबिक जब आप यहाँ पे आते हैं तो आफ्टर 5 नहीं बल्कि 10 ईयर्स के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा, तो डबल इसका हो जाएगा। अब लोग इस बात पे फिर सोचेंगे कि क्या ये वर्थ करता है कि यूके ही जाना कि 10 साल आप टैक्स भी पे करें और फिर आप वहाँ रहें और उसके बाद जाके आपको इंडेफिनिट हो, और फिर फर्दर एक और चीज़ इंट्रोड्यूस, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके आ जा रहा है, अर्न द सिटीजनशिप, कि ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं होगी बल्कि उसको अर्न करना पड़ेगा, ILR को अर्न करना पड़ेगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स उन्होंने इंडिकेट किए हैं वाइट पेपर में, लेकिन अभी उसकी डिटेल। अच्छा, एक कंफ्यूजन आपकी बात से मुझे जो पहले थी लेकिन वो बढ़ गई है कि सिटीजनशिप में और ILR में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सिटीजनशिप इज़ व्हेन यू बिकम अ ब्रिटिश सिटीजन, वेयर एज ILR इज़ नॉट क्लास्ड एज अ सिटीजनशिप। सो 10 साल बाद आपको सिटीजनशिप मिलेगी या 10 साल बाद आपको ILR मिलेगा? आफ्टर 10 ईयर्स इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, जिसको ILR कहते हैं, वो मिलेगा। सिटीजनशिप नॉर्मली इस वक्त आफ्टर 1 ईयर मिलती है, ठीक है, और उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स ILR के 1 ईयर, ILR के 1 साल के बाद। सो टेक्निकली सिटीजनशिप 11 साल पे चली जाएगी अगर इसी तरह का। यस, अभी 6 ईयर पे है तो उसमें 11 ईयर्स के बाद हो जाएगी, वो हो जाएगी। और इसमें एक और बिग जो इसमें डिफरेंस ये लेके आ रहे हैं वो ये है कि अगर कोई क्राइम है, हो जाता है, इंटेंशन है या विदाउट इंटेंशन है किसी लिहाज से, तो उस पर अगर प्रिजनमेंट उसकी 12 मंथ या उससे ऊपर उस पर है, उसको प्रिजन हुई है या नहीं हुई, तो अगर उस पर हो सकती है उस बेस के ऊपर उसकी लीव टू रिमेन कैंसिल कर सकते हैं, उसका इंडेफिनिट लीव टू रिमेन कैंसिल कर सकते हैं, इज सब्जेक्ट टू रिमूव। तो इतनी अनसर्टनिटी ये हो गई है। अब बहुत सी नेशनैलिटीज़ ऐसी हैं, उनमें से इंडिया एक नेशनैलिटी ऐसी है कि जो जिनको सेकंड पासपोर्ट अलाउ ही नहीं है। अब वो तो सारे ही मोस्टली इंडेफिनिट के ऊपर है, अगर उनसे लाइफ में किसी टाइम भी कोई ऐसा कोई जुर्म हो जाता है और उसकी जो इम्प्रिजनमेंट 12 मंथ है, इन दैट सेंस तो अनसर्टेनिटी आ गई ना। तो ये एक बड़ा डायलेमा कि नया जो है ना। लेकिन अगर वो ILR पे होते हैं तो उस वक्त तक उनके पास इंडियन पासपोर्ट तो होता है, पासपोर्ट तो उनको तब छोड़ना पड़ता है जब वो सिटीजनशिप लेते हैं। लेकिन उसमें एक बंदा यहाँ पे 30 या 40 ईयर से रह रहा है और ILR पे रह रहा है, उसने नेशनैलिटी ली नहीं, तो वो फिर कहाँ स्टैंड करता है, उसके तो वहाँ भी टाइज भी ख़त्म, वो यहाँ पे भी उसको, तो वो तो फिर मतलब उसका फिर क्या, फिर वो तो सो जो भूचाल एक मचा हुआ है लोगों में, ये वाकई एक राइट कंसर्न है, आप समझते हैं? काफ़ी ज़्यादा असल में ना ड्रास्टिक चेंजेस हैं, कुछ मैं समझता हूँ कि ओवर मतलब एक वेलमिंग चेंजेस है। अब एक और चीज़ लेके आ रहे हैं कि ये काइंड ऑफ फेयर भी कह सकते हैं इसको, कि स्पाउस का अगर कोई यहाँ पे आ रहा है, स्पाउस सेटल्ड बंदे का या ब्रिटिश पासपोर्ट का, तो उसकी कोई इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ रहा था और उसके बाद उसकी लाइफ इन यूके तो नहीं, जो स्पाउस आ रहा है उसका डिपेंडेंट आ रहा है पाकिस्तान से फॉर एग्जांपल आ रहा है, तो उसको इंग्लिश टेस्ट पास करना है, उसके अलावा उसकी इनकम थ्रेशोल्ड है 29,000 पाउंड, वो उसको मतलब होना चाहिए। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट। अब अगर कोई डिपेंडेंट आ रहा है किसी स्किल्ड वर्कर का, नो इंग्लिश टेस्ट, नो बिग थ्रेशोल्ड, तो बड़ा लीनियंट था, तो उसको अब ये चेंज होने जा रहा है कि जी जिस भी कैटेगरी में आप डिपेंडेंट आ रहे हैं, किसी भी स्किल्ड कैटेगरी के अंदर, तो उस सूरत में आपको इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो कि हर किसी की अपनी राय होती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये एक फेयर पॉइंट भी लगता है कि उन्होंने आके तो ब्रिटानिया में रहना है, तो अगर वहाँ के वो माहौल में सेटल इन नहीं हो सकते, जिसको कुछ लोगों ने, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, जिस लोगों ने मिस यूज़ किया कि अगर वर्क परमिट लेट से एक बंदे ने लेना था और वो उन कैटेगरी में फॉल इन नहीं करता था, तो उन्होंने अपने स्पाउस जो उस कैटेगरी में फॉल इन करता था उनको वो वर्क परमिट दिलवा के यहाँ पे आए और ख़ुद एज अ डिपेंडेंट आ गए, और वो
कोई ख़ासा किरदार अपना इस माशरे में अदा नहीं कर पा रहे। सो ये तो एक पॉइंट हो गया। अच्छा, इंग्लिश जो एक रिक्वायरमेंट थी टेस्ट की, सुना है कि उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं। उसमें जो इस वक्त जो टेस्ट है, अगर किसी ने स्पाउस आना हो एक इंडेफिनेट का या ब्रिटिश पासपोर्ट का, सेटल बंदे का, तो उसके लिए है कि जब आपने फर्स्ट टाइम आना तो लेवल A1 जो कि बड़ा बेसिक सा टेस्ट है, उसके ऊपर वो आ सकते हैं। तो उसको अब चेंज करके उसको अब जो है ना उसको A2 करेंगे या B1 करेंगे। तो अभी चूँकि क्लियर नहीं है, लेकिन उसमें एक इंडिकेशन है कि इंग्लिश टेस्ट जो है ना उसको रिवाइज़ किया जाएगा, और जैसे जैसे फिर वो उसका लेवल अप जाएगा तो उस लिहाज से फिर उसकी एजुकेशन टेस्टिंग लेवल जो है वो भी आएगा। यस। तो जो एक उसके बीच में एक लीनियंसी थी कि अगर आपने बरतानिया के बाहर से कहीं से भी एक ग्रेजुएशन या उसके बराबर की कोई डिग्री की है तो उनको एग्जाम्पशन थी उस वक्त पर? वो अभी भी मेरे ख्याल रहेगी। वो उसमें ये था कि अगर आपने कोई ऐसी डिग्री की है जो कि यहाँ पे एक्टिक जो एक डिपार्टमेंट है, पहले यूकेनेरिक था, अभी वो चेंज हो गया, अब शायद एक्टिक हो गया, तो वो एनीवे उन्हीं के नया नाम है। तो वहाँ पे इक्विवेलेंस के लिए भिजवाते थे, और वो जब इक्विवेलेंट अगर वो डिग्री के इक्वल है और प्लस वो टॉट इन इंग्लिश अगर उसमें बात आ जाती है तो फिर वो एग्जाम्पशन हो सकती थी। मेरा ख्याल है ये वो भी मेरा ख्याल अभी रहेगा। अच्छा, सबसे जो एक तल्ख बात इसमें जो मेरे नज़दीक है वो है कि लाइफ इन यूके ऑलरेडी इतना सख्त था कि आप इंडिपेंडेंटली अगर यहाँ के जो ब्रिटिश बॉर्न सफ़ेद फार्म लोग हैं उनसे आप उसका टेस्ट लें तो आधे से ज़्यादा जवाबात उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इस वाइट पेपर में ये भी कहा गया है कि इवन उसको रिवाइज़ किया जाएगा। तो उसको रिवाइज़ नरमी के वे में किया जाएगा या उसको मज़ीद सख्त किया जाएगा? सर जी, लेबर गवर्नमेंट इस वक्त काफ़ी अरसे के बाद आई है, और इनके बारे में कि जो इम्प्रेशन है वो यही उनमें इम्प्रेशन है कि दे आर मोर लीनियंट टुवर्ड द इमिग्रेंट्स, दे आर मोर लीनियंट। तो इसी वजह से जो, लेकिन ये वाइट पेपर के हालात देखने के बाद तो ये तासुर बदल गया, टोटली चेंज हो गया है। तो 90 डिग्री जो है वो यू टर्न आप कह सकते हो गया। तो लाइफ इन यूके इटसेल्फ मैं इससे एग्री करता हूँ कि काफ़ी उसमें आपको नॉलेज हो, और आप बल्कि इसकी एग्जांपल ऐसे लें कि जितने अभी ड्राइवर्स हैं रोड के ऊपर, अगर दोबारा टेस्ट लें तो शायद उनमें से काफ़ी लोग चैलेंज फील करेंगे, हालांकि वो 8, 10, 15 साल से गाड़ी चला भी रहे हों। तो इसी तरह से लाइफ इन यूके बेसिकली एक इंटेंसिव अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज आपका होना चाहिए। कौन से किंग किस टाइम बने, उन्हें कितने बच्चे थे, वो किंग पे क्या हुआ, फिर लाइफ यानी कि इन डिटेल जो है यहाँ के बारे में जानना, तो वो ऑलरेडी एक क्वाइट चैलेंजिंग है। और ये भी एक रीज़न थी कि बहुत से लोग इंडेफिनेट नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो लाइफ इन यूके पास नहीं करते थे। तो उसमें रिवाइज़ का मतलब है इस गना भी मोर टाइटन। अच्छा, सो ये आप एक और बुरी खबर लोगों को सुना रहे हैं कि उसको ये भी एक पॉइंट जो था बड़ा वैलिड सा कवर हो गया। इन टर्म्स ऑफ फीस जो है उसके ऊपर भी कोई रिवीजन की इंडिकेशन है या फीसिस जो हैं उनको भी उधर ही रखा जाएगा? जो फीस में जी जो स्टूडेंट्स हैं इनके लिए जो इंडिकेशंस दी हैं, ये थोड़ा सा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि ऐसे स्टूडेंट, अभी तो यह किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लें और आपको कैश मिलता है, और उसके बाद आप इंग्लिश रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं करते तो यूनिवर्सिटी ही आपका टेस्ट लेती है, दे सेस यू पास तो यू आर ओके, और मेंटेनेंस के लिए बैंक स्टेटमेंट आप। तो अब जो न्यू जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं कि जो ग्लोबल रैंकिंग की फ़र्स्ट 600 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें जितनी भी यूके में हैं, जितनी भी, सिर्फ उनके स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए क्राइटेरिया स्टैंडर्ड रहेगा। बाकी इसके अलावा जो उसमें फॉल नहीं करता और उनके पास लाइसेंस है, जो कि बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं कॉलेजेस और उनके पास लाइसेंस है, तो उनके लिए क्राइटेरिया डिफरेंट होगा। तो उनका मे बी इंटरव्यू कॉल और मे बी फर्दर स्क्रूटनी के थ्रू, प्रोसेस के थ्रू उन स्टूडेंट्स को गुजारा जाए, और उसमें 6% जो है फ़ीस इंक्रीज़ होगी। और फर्दर चेंजेस जो इंटेंशन है वो ये है कि इस वक्त आप ग्रेजुएट यहाँ पे करते हैं, स्टूडेंट आते हैं, उसके बाद आपने ग्रेजुएशन की तो आपको 2 ईयर का जो PSW को कहते हैं ग्रेजुएट वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क, वो मिल जाता है। 2 ईयर्स में आपको जॉब फाइंड कर लेते हैं, फिर आप स्विच कर लेते हैं स्किल्ड के अंदर। अब एक चेन है बेसिकली, और यही एक रीज़न थी कि बहुत से कंट्रीज़ के स्टूडेंट यहाँ पे आते थे और पढ़ते थे, और इससे यूनिवर्सिटीज़ का और वो एक सिस्टम चल रहा था सारा का सारा, मल्टी बिलियन आप ये पता है कि इंडस्ट्री है एजुकेशन की। अब जो न्यू जो होने जा रहा है उसमें ये एक तो स्क्रूटनी थोड़ा टाइट होगी स्टूडेंट्स की। अच्छा, वो आगे डिग्री होगी फॉर एग्ज़ाम्पल। अब डिग्री के बाद जो उनको PSW है वो 24 मंथ का नहीं 18 मंथ की प्रपोजल है, तो 6 मंथ वहाँ से कट हो गए। अच्छा ठीक है, वो भी 18 मंथ हो गए। फिर जब वही स्टूडेंट जब स्विचिंग के लिए जाएगा स्किल्ड वर्कर के ऊपर, अब वहाँ पे चेंजेस होने जा रही हैं। क्या चेंजेस होने जा रही हैं? वो ये है कि नंबर 1 कि 180 कैटेगरीज़ स्किल्ड वर्कर की
वो इसमें से एलिमिनेट कर दी जा रही हैं। पीछे बचेगा क्या? तो उससे सिर्फ वही कैटेगरी बचेंगी जिस पे ग्रेजुएट बंदा ही जा सकता है। तो उससे जो GCSE A लेवल लोग आते थे, यहाँ से होते थे, वो रास्ता ख़त्म हो जाएगा। 1 नंबर 2 है कि उनकी जो सैलरी थ्रेशोल्ड इस टाइम है वो है 38,700 पर एनम। अब उसको भी रिव्यू करने जा रहे हैं तो वो शायद 45,000 पाउंड हो जाए। लेकिन 45,000 पाउंड तो यहाँ पे बड़े-बड़े प्रोफेशनल मिल जाएंगे, तो व्हाई यू नीड द इमिग्रेंट फॉर दैट। तो टेक्निकली वो रास्ता भी इनडायरेक्टली, मतलब आप इतनी ऑब्स्टेकल्स बना रहे हैं, हर्डल्स बना रहे हैं कि वो सेटलमेंट की तरफ रूट तो कम हो गया। अब इसका अल्टीमेटली इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, जो पेरेंटली हम देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जब देख रहे हैं कि जी सेटलमेंट की ऑप्शंस वेरी लिमिटेड हो रही हैं, ये इतनी ऑब्स्टेकल्स हैं, तो देन दे मे लुक एट टू अदर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका या डिफरेंट कंट्रीज़ में, जहाँ पे तो 5 ईयर, अच्छा फिर वो भी हो गया, लेट्स अज्यूम कि उसने वो भी टैकल कर लिया, फिर उसके बाद आपको स्किल्ड वर्कर लेट्स अज्यूम के जी वो भी 45 भी आपको मिल गया, जो कि वेरी अनलाइकली है, जो कि बिग चैलेंज है, तो वो भी आपने कर लिया, जस्ट अज्यूम, फिर 10 ईयर्स यहाँ पे रहना उसके ऊपर, ठीक है जी, तो 10 ईयर्स तक आपको टैक्स पे करना है। सो यानी 10 से 11 साल जो भी इमिग्रेंट अब बरतानिया में आएगा उसकी ज़िंदगी ऐसी होगी जैसे वो पुलसरात से गुजर रहा है, और कहीं पे भी कोई हैंकी पैंकी एक के बाद एक चैलेंज आ रहा है, और कहीं पे भी कुछ गलती होती है तो यू गेट सेंट बैक। तो ये क्वाइट चैलेंजिंग बन जाएगा। पॉलिटिकली भी बड़ी अवेयरनेस रखते हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये जो कुछ होने जा रहा है इसमें कसूरवार कौन? कसूरवार वो लोग जिन्होंने जो पिछले 2 सालों में वर्क परमिट को मिसयूज़ किया या उस सिस्टम को अब्यूज़ किया, या बरतानिया की जो सियासी तब्दीली आ रही है, जो भी आपने लोकल इलेक्शंस में देखा कि उसमें दोनों बड़ी जमातों को बड़ी बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा, और एक तीसरी जो छोटी जमात है उसने बड़ी क्लियर विक्ट्री उनको देखने में आई। तो ये पॉलिसी जो भी लेबर अनाउंस करने जा रही है, ये नाइजल फराज और उनकी पार्टी की पॉलिसीज़ थी, तो या ये उनका हारने का नतीजा है या ये जो लोगों ने सिस्टम को मिसयूज़ किया? आप क्या इस पे क्या एनालिसिस है? इसमें जहाँ तक मिसयूज़ की बात है, दिस इज़ नॉट, मतलब एक पार्ट कह सकते हैं, पार्टली सिस्टम में फ्लॉज होते हैं, उसमें लोग उसका एडवांटेज लेते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, लोग उसका लेते हैं, लेकिन इट्स पार्ट ऑफ दैट, ओवरऑल नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केयर वर्कर्स चाहिए हैं, चूँकि जो एल्डरली यहाँ का सिस्टम, फैमिली सिस्टम तो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो लोग वंस दे रीच ऑन दैट एज तो नॉर्मली वो केयर होम में शिफ्ट हो जाते हैं, प्राइवेट या जो काउंसिल्स के हैं, तो वहाँ पे केयर चाहिए होती है, तो उसमें ज़्यादातर लोकल लोग मतलब उस पर नहीं इन्वॉल्व होते। तो फिर आप फ़िलिपीन से आगे से किसी भी कंट्री में जाएं तो ज़्यादातर इस कैटेगरी में आपको लोग ओवरसीज़ ही मिलेंगे ज़्यादातर। तो वो रेल में भी काफ़ी ज़्यादा जो है केयर होम्स हैं, ठीक है, उसमें मिसयूज़ हुए होंगे, उसमें ख़बरों में, न्यूज़पेपर में या TV पे हम लोगों ने सुना, बट पार्ट ऑफ दैट। मेरे नज़दीक जो ये सारी बात है तो ये होती है डिमांड एंड सप्लाई। तो जिस वक्त आपकी लेबर सफिशेंट हो जाती है, अब ये जिस वक्त यूरोपियन यूनियन ब्रेग्जिट से पहले इतनी ज़्यादा यूरोपियन यूनियन के लोग आ गए थे कि उस वक्त पॉलिसीज़ बहुत टाइट हो गई थी, जब थीज़ा में प्राइम मिनिस्टर थी, इवन बसेस पे हमने देखा कि जी विल लुक आफ्टर वी आफ्टर यू, ये चीज़ें तो हाइप क्रिएट करने के लिए। तो अब इस वक्त भी लेबर ऑलमोस्ट जो है ना, जो कैटेगरीज है तकरीबन ओवरवेलमिंग आप कह लें कि फुल है। तो जिस वक्त डिमांड होती है तो उस वक्त फ्लेक्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं, रास्ते खुल जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं। अब पीछे एक इशू बना था कि ट्रक्स ड्राइवर्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो आपने यूरोप से तो उसमें इतनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की कि बस आप आ जाएं जी, बस लाइसेंस ले आएँ तो वी कैन कंसिडर यू। तो ये डिमांड सप्लाई का चक्कर है। जो ही कोई अब ये जो गवर्नमेंट है, क्योंकि लोग यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आए लास्ट 2 से 3 साल के अंदर, स्किल्ड वर्कर के ऊपर बहुत ज़्यादा आए, अब इसका इम्पैक्ट अगले कपल ऑफ ईयर्स में रहेगा। सो आफ्टर दैट अगर इकोनॉमी फ्लोरिश करती है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, न्यू जॉब्स आती हैं, तो उसके लिहाज से डिमांड बढ़ेगी। और उसके जो बॉडीज़ हैं यहाँ पे, स्पेशली जो मैक है, जो माइग्रेशन कमेटी है, और वो मामलात को देखती है, उसकी सारी एडवाइस होती है, वो सारी प्रपोजिशंस तैयार करते हैं, वो रिकमेंडेशन देते हैं, जैसे थिंक टैंक है वो आप कह लें, उनकी बेस के ऊपर उनके पास डाटा होता है सारे लोकल एम्प्लॉयर्स का सारा कुछ। तो ये सारा कुछ बात पर्सनल लाइक डिसलाइक के ऊपर कम है, बेसिकली थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स होती हैं, उसके ऊपर सारी कानूनी चीज़ें, फैक्चुअल जो डेटा है उसके ऊपर होता है। चलता है। एक और आखिरी सवाल, जहाँ जहाँ इमिग्रेंट्स रहते हैं या जो इमिग्रेंट्स के इलाके हैं, जो उनके शहर हैं, वहाँ पे एक बड़ी तादाद उन इमिग्रेंट्स में से जो पहले के लोग आए हुए हैं, उनकी इस पेशे से भी वाबस्ता है, इमिग्रेशन सोलिसिटर्स की खास तौर पे। डू यू थिंक कि इन तब्दीलियों से वो लोग भी जो है वो सफ़र करने जा रहे हैं, उनके बिज़नेस में किसी हद तक कमी आएगी? तो काफ़ी ज़्यादा पहले भी देखा, चूँकि आई मीन दिस फील्ड लास्ट को 20 ईयर्स मोर लेस 2 डेकेड्स हो गए हैं, थाउजेंड्स मेरे केसेस किए डिफरेंट कम्युनिटीज़ के, जो कि वी आर लिविंग इन अ ग्लोबल सिटी।
तो इमिग्रेशन पे ऑलवेज जो भी गवर्नमेंट आती है तो उसका ये ऑलवेज हिट पॉइंट रहता ही है। अब आप किसी भी कंट्री में जाएं, थोड़ा सा इस्टेब्लिश कंट्री है, बेशक वो यूरोप हो या आप मिडल ईस्ट में चले जाएं, वहाँ पे सऊदीया में चले जाएं, तो लोकल हैं कितने हैं वो लोकल। अब यूएई में जाएं, लोकल कितने हैं, मेजॉरिटी तो आउटसाइडर ही है ना। तो यही सूरत हाल यहाँ पे भी है। तो बहुत सी जॉब यहाँ पे ऐसी हैं जो कि लोकल आपको मतलब टफ है उनको, मतलब है कि आप उनको नहीं इंगेज कर सकते फिर जॉब के बाकी मामला। तो उसमें ये बिल्कुल इसका इम्पेक्ट होता है। एक वक्त था कि हमारी जो हेयरिंग है वो वीक में 20-30 हेयरिंग होती थी, अब बहुत कम है चूँकि राइट ऑफ अपील नहीं रहे। तो डेफिनेटली इन पॉलिसीज़ से इफ़ेक्ट होता है, इम्पेक्ट आता है। अगर तो लॉ फर्म सिर्फ बेसली ऑन प्रैक्टिस कर रही है उसी एक पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर, दैन तो उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और अगर एक आपके पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हमारी है एडिसन खान सोलिसिटर्स, तो हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कन्वेंसिंग है, प्रॉपर्टी लिटिगेशन, तो उस पर फिर एक डिपार्टमेंट में अगर फ़र्क है, दूसरे में ठीक है, वहाँ पे फ़र्क, तो फिर उसमें थोड़ा वो स्कैटर हो जाता है उसके अंदर। साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इतना बड़ा टॉपिक है कि उससे हम कई घंटे और मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं। होपफुली इस वीक के एंड तक या नेक्स्ट वीक, अर्ली नेक्स्ट वीक तक ये जब लॉ बन जाएगा तो हमारे पास ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन होगी। हम आपको फिर तकलीफ देंगे कि आप हमारे पास आएँ और हमारे व्यूअर्स को ये इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करें। लेकिन अब तक की जितनी बातें हमें पता थी और जो बैरिस्टर साहब ने हमें बताई, आपको बताई, उनसे तो यही लगता है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में बरतानिया जो है वो एक इमिग्रेंट्स के लिए एक वो जन्नत के तौर पे अब इसको नहीं देखा जा सकता। जो तब्दीलियां हैं वो बड़ा सख्त किस्म की तब्दीलियां और लोगों को इसको रिकन्सिडर करना पड़ेगा। आज तक के फ़ोरम में से अब तक के लिए इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।